चलें, अब मैं देख रहा था कि लिखने में बहुत डिले हो रहा है और तो हमने क्या किया कि अब डायरेक्टली जो पीपीटी है, वो मैं उसे घर पे ही पीडीएफ फॉर्म में अपने हाथ से लिख के लाऊँगा। तो अपन क्या करेंगे 2 लेक्चर का काम 1 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है? अभी तो मैंने कम ही लिखा है इसमें, देखिए आज कितना हो पाता है अंदाज़ा मिल जाएगा, तो अपन जल्दी कर लेंगे। मैंने सुना आप लोग नाराज़ हो रहे थे कि आपका सिलेबस बहुत पीछे है, तो मैंने कहा 10 दिन पहले आप 1 दिन शाम को आइए, अगले दिन सुबह तक आधा कोर्स खत्म कर लेंगे। वो तो अपने हाथ में। लेकिन होता क्या है कि जल्दी करने वाले बच्चे क्या हर साल जल्दी करते हैं और हर साल वो 550 पे अटक जाते हैं। ये दिक्कत होती है। वो जो फिर वो गड़बड़ रह जाता है। आप थोड़ा-सा स्लो जाओ, लेकिन मंजिल पे पहुँचो। तो अक्सर जल्दी करने वाले बच्चे जो होते हैं मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें हर साल 1 आध 2 बच्चे 2-4 बच्चे मिलते ही हैं। उन्हें जल्दी रहती है कि फटाक से खत्म कर दो। अरे आप एग्ज़ाम तो आपका टाइम से ही होगा, तो जल्दी किस बात की है? अगर किसी एक जगह पर आपको क्वेश्चन कम करना है, तो आप उस समय को दूसरे सब्जेक्ट में दे दो। क्योंकि कहीं-कहीं से नंबर आपके क्या आ रहे हैं? कम आ रहे हैं ना, बैलेंस करो। तो कोई भी सिलेबस आपका कंप्लीट तो होना चाहिए, आपकी पढ़ाई पर डे 8 से 10 घंटे होनी चाहिए। जैसे कोई भी एक टॉपिक अगर बाय चांस पीछे है, तो आप अगले टॉपिक को आप आगे कर सकते हो। ठीक है? अगले टॉपिक को आगे कर सकते हो। मैंने 1 रैंक वाले को भी पढ़ाया, मैंने 4 वाले को भी रैंक पढ़ाया। लेकिन वो जितने टॉपर थे ना, वो जितना उनके अंदर नॉलेज था, उनको अगर मैं यहाँ खड़ा कर दूँ तो वो पढ़ा दें। वो 99.9% चीज़ें उनको आती थी। श्रेयसी ने जेईई में भी टॉप किया था और नीट में भी टॉप किया था। जेईई में उसकी चौथी रैंक थी, जेईई में उसकी 736 रैंक थी और नीट में उसकी जो चौथी रैंक थी 2014 में। श्रेयसी मनीष कुमार साह के फादर बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके मदर भी हैं, शायद मेदांता में अभी हैं क्या। तो तेजस्विन, श्रेयसी और गोविंद लाहौटी जेईई में 3rd रैंक पाया था और आमिर गुप्ता 8वीं रैंक पाया था, चित्रांग मूर्तिया पहली रैंक पाया था। तो ये सारे मैंने एक-एक चीज़ को नोट करते थे। आने के बावजूद भी ये 11th में 9th में इनको सब आता था। जितना आप जानते हैं, इतना तो 9th में जानते थे। लेकिन उन्होंने 11th पूरा प्रॉपर बैठ के पढ़ाई किया। तो इसका फायदा होता है, एक हमने रास्ता निकाला है कि अपन जल्दी कर लें। ऑब्वियसली टाइम आप लोग पहले एडमिशन हुआ आपका नवंबर में स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास 2-3 महीने का समय है। तो मैं जनवरी में आपका कोर्सेज़ मैं जनवरी-फरवरी तक फिनिश कर दूँगा। 28 फरवरी से पहले ही आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा टोटल और वो भी कंप्लीट। ये हमारी प्लानिंग है, हर बैच की प्लानिंग है। कभी-कभी क्या होता है कि लोड ज़्यादा 9 बैचेज़ हैं मेरे पास, 9 बैचेज़ हैं। तो अब 9 बैचेज़ की प्लानिंग जो होती है वो थोड़ी-थोड़ी कुछ-कुछ बैचेज़ डिले हो जाती है। चलो कोई नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे शायद? सीवीएस पीवीएस हो गया था। ओके, आज अंदाज़ा लग जाएगा अपन कितना पढ़ सकते हैं। मैं देखा था इस पे तो सही दिख रहा है ना आप लोग को? ऐसा तो नहीं कि कुछ क्लियर ना दिख रहा हो? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, अब आपको रिजल्ट अगर मुझे देना है तो आपको तो आपके साथ मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअली आपका समय बर्बाद ना हो, मैं भी ये थोड़ा-सा कंसर्न हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो और मैं कम समय में आप जो है ज़्यादा सीख सकें। आपका समय एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर तो मैंने जल्दी हो जाता तो बढ़िया था। एक क्वेश्चन कहाँ गया? ये चलें, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया था बेटा? इसे कहाँ रखें? ओके, ठीक है। हम लोग यहीं से रिकॉर्ड करते हैं ना आप लोग प्रॉपर, ठीक है? हाँ, तो हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ चुके थे नहीं पढ़ चुके थे। सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ी है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप तुरंत एक्सपर्ट नहीं होंगे। आपको मॉलिक्यूल एकदम विजुअलाइज़ होगा तभी आप उसमें एक्सपर्ट हो पाएँगे। जब तक मॉलिक्यूल दिखेगा नहीं तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाएँगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल कम ही कराए हैं। आप उसमें बहुत सारे एग्जांपल कोई भी एग्जांपल एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हमें पढ़ना है। अच्छा पेपर आपका कैसा हुआ? पेपर अच्छा हुआ? क्यों? आपका? खराब हुआ पेपर? क्या दिक्कत हुआ? ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक खराब हो गई? हाँ? ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक किसकी-किसकी खराब हुई है? ऑर्गेनिक खराब हो गया? हाँ? आप लोग की ऑर्गेनिक अच्छा जिसकी-जिसकी खराब हुई है ये सब एब्सेंट वाले, सब लाइब्रेरी स्टडी करने वाले। ये सारे लाइब्रेरी स्टडी करने वाले हैं। अभी तो ऑर्गेनिक का पेपर आया ही नहीं, अगला पेपर ऑर्गेनिक का मैं बनाऊँगा, ठीक है? फिर मैं देखूँगा कि आप लोग को ऑर्गेनिक कितनी आती है। लेकिन वो आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा, एग्ज़ैक्टली जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से चेंज होंगे, ठीक है? एक्चुअली स्यूडो कांसेप्ट होता है कि हमें आता है। एक्चुअली क्या अगर 10 बातों में से 6-7 अगर आपको आने लगता है, तो आपको लगता है कि नहीं अब तो मेरे को आता है। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे 18 साल पढ़ाते हुए हो गया, मैंने रैंक 1 से रैंक 100 या ऐसे भी बच्चों को पढ़ाया जो कभी सेलेक्ट नहीं हुए। जो किसी-किसी जेल में बंद है ना, या कुछ नेता भी हैं और कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ इंजीनियर भी हैं, कुछ मतलब विदेशों में भी है, इंडिया में भी है, तो पढ़ाते वक़्त मुझे आज भी लगता है कि मैं इससे अच्छा और पढ़ा सकता था। या मैं और अच्छा इसको ऐसे पढ़ाता तो बच्चों का ज़्यादा फ़ायदा होता। तो मुझे आज भी हर साल कम से कम 8-10 बैच तो पढ़ाता ही हूँ। हर साल तो 8-10 मिला के 3-4 हज़ार बच्चों को पढ़ाता ही हूँ। तो मतलब मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, 30-40,000 बच्चों को तो पढ़ा ही चुका हूँ मैं अकेले। तो उसमें हमें आज भी लगता है कि हम अगर ऐसे पढ़ाएँ तो हमारा अच्छा। मुझे आज भी ऑर्गेनिक नहीं आती। ऑर्गेनिक नहीं आती। लेकिन इतनी आती है कि जिससे आपका 100% सवाल और जेईई का 100% सवाल सही हो जाए। मतलब जेईई में हो जाए, नीट में हो जाए और आपके हो जाए, यूपीएससी में भी हो जाए। आप यूपीएससी का भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपका कांसेप्ट क्लियर है ना, तो आप उसके भी क्वेश्चन को लगा लेंगे, सही हो जाएगा। छोड़ो, अब अपन बात करते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री? मैं डिस्कस कर दिया था, बता दिया था। अच्छा आपको डाउट है क्या उसमें? से आपको मॉलिक्यूल दिख नहीं रहा होगा इसलिए संख्या में प्रॉब्लम होगी। तो आप मुझे मॉलिक्यूल दिखा देना, मैं तुरंत आपको या आप बाहर डाउट में जाना मैं आपको भी बता दूँगा। या मैं उसे कल डिस्कस कर दूँगा, आज हम इसको पढ़ाते हैं, ठीक है? एक दिन का और मौका देते हैं, जिनके हो गए एक बार उनसे पूछो कि तुम्हारे कैसे निकले? आपस में एक बार डिस्कस कर लो, नहीं आए तो मैं नेक्स्ट डे बता दूँगा। या आज आप डाउट टाइम में भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग समय बर्बाद किए बगैर आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इसे रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इसमें किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो एक बात आपको मैं बता दूँ कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा कोई भी मॉलिक्यूल है, इसमें आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किया, ये नहीं मिला और अल्टरनेटिंग सॉरी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक किया आपने, ट्रिक मैं बता रहा हूँ।
सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक किया तो ये नहीं मिला, तो याद रखिएगा उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए किसी भी मॉलिक्यूल में, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, या तो याद रखना इन दोनों में से कोई एक सिमेट्री मिल जाए या दोनों मिल जाए तो पक्का अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये तो बताने का आसान तरीका होता है, और ऐसा आपके एग्जाम में नहीं आता, वो जे एडवांस में ओलंपियाड में पूछा जाता है, जे एडवांस ओलंपियाड आपको देना नहीं है, फिर भी मैं 2 मिनट में इसको समझ बता देता हूं कि कैसे निकालते हैं। आप किसी भी मॉलिक्यूल में पूछा जाएगा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो आप उसमें पीवेस सीवेस चेक कर लो, अगर दोनों नहीं है तो एवेस भी नहीं होगा, दोनों में से एक भी होगा तो एवेस होगा पक्का। अब अगर हम ध्यान से पूछे पहला सवाल, इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे है, ये फिनाइल ये कार्बन ये क्लोरीन, ये फिनाइल ये कार्बन ये क्लोरीन, ये बीच से अगर हम इसको काट दें तो राइट साइड लेफ्ट साइड वाला पार्ट बिल्कुल सेम होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो कोई पूछे अल्टरनेटिंग ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट या एब्सेंट, तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, याद रखिएगा। इसे निकालते कैसे हैं ये मैं तरीका आपको बता दूं, निकालने का तरीका, इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसे निकालते कैसे हैं। इसमें पूछा जाता है इसमें एसएन की वैल्यू क्या होती है, हालांकि पेपर में नीट के पेपर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, पर पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी आपके सिलेबस में है तो ये सिमेट्री भी आपके सिलेबस में है, भले एनसीईआरटी में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर हमने अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे क्वेश्चन पूछ लिया तो नो वन कैन चैलेंज। लेकिन आप इसे निकालेंगे कैसे, एसएन की वैल्यू पूछा जा सकता है कि एसएन की वैल्यू क्या है, तो एसएन की वैल्यू निकालने के लिए जो एन होता है ये कैसे डिसाइड करते हैं। इसके लिए कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उस मॉलिक्यूल के सेंटर से हम एक एक्सिस पास करते हैं और उस एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर एक मिरर रखते हैं, जो इमेज बनती है उस इमेज को हम बनाते हैं और फिर इमेज को हम रोटेट करते हैं, उस एक्सिस के लॉन्ग इमेज को रोटेट करते हैं। किसी भी एंगल पर रोटेट करने पर अगर इमेज बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसा बन जाए तो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, तो कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। जैसे मुझे नोटबुक देना बेटा जल्दी से, इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं अगर आपको बतानी है तो इस मॉलिक्यूल के सेंटर से हम एक एक्सिस पास करेंगे, नीचे एक मिरर रखेंगे, वो एक्स जो आपका एक्सिस है वो मिरर को पेनिट्रेट करता हुआ परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्सिस और मिरर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस इमेज को बनाएंगे और इमेज को हम घुमाएंगे, या तो ऑब्जेक्ट को घुमा के इमेज जैसा करेंगे या तो इमेज को घुमा के ऑब्जेक्ट जैसा बनाएंगे। यदि किसी भी एंगल पर बनाने पर सेम लुक आ जाए तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, समझ में आ गया। अब इसमें थीटा की वैल्यू कैसे, एन की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, जो एन होता है ये एन निकालने का तरीका होता है 360 डिवाइडेड बाय वो एंगल जिस एंगल पर हमें सेम लुक प्राप्त होता है। जैसे मान लिया कहीं पर हमने 90 डिग्री घुमाने पर सेम लुक प्राप्त हुआ तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 90, कहीं पर 180 डिग्री घुमाने पर सेम लुक प्राप्त हुआ तो 360 डिवाइडेड बाय 180, कहीं पर 30 डिग्री हुआ तो 360 डिवाइडेड बाय 30। आप इस प्रकार से चाहें तो ये निकाल सकते हैं। जैसे अब आपको मुझे बताएं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये ऊपर की तरफ क्या है, ये ऊपर की तरफ Cl है, नीचे की तरफ पीएच है। ये ऊपर क्या है, ये Cl है, नीचे क्या है पीएच है। इस कार्बन पे बताओ नीचे की तरफ Cl है, ये मैंने ऐसे बना रखा है, ये वाला थोड़ा हमने मोटा बना रखा है ना, ये मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे दिखा रखा, ये मॉलिक्यूल को ऐसे नहीं दिखा रखा हमने, नहीं तो फिर हमें इस बॉन्ड को वेज और डैश बनाना पड़ता। हमने क्या किया, हमने साइकिल को वेज बना दिया, तो मतलब ये वाला किनारा बाहर की तरफ निकला है, ये किनारा अंदर की तरफ है। ये वाला जो कॉर्नर है ये Cl है, ऊपर की तरफ है, फिनाइल क्या है नीचे है। इस कॉर्नर पर जो है ये फिनाइल ऊपर है, Cl क्या है नीचे है। इस कॉर्नर पर Cl ऊपर है, फिनाइल नीचे है, और इस कॉर्नर पीछे वाले कॉर्नर पर फिनाइल ऊपर है, Cl क्या है नीचे। ये मॉलिक्यूल के सेंटर से हम एक एक्सिस पास कर रहे हैं, वो एक्सिस जहां से जा रही है वहां पर एक मिरर, ठीक एक्सिस जैसे गिर रही है ना, तो वहां पर हम एक प्लेन ऑफ मिरर रख रहे हैं, उस मिरर में जैसी इमेज बनी उस इमेज को हम यहाँ पर बनाएंगे। ऐसा नहीं, ये इमेज कैसी बनेगी आपको बताना है। ये इस कार्बन पर जो पीएच है वो नीचे की तरफ है, तो इसके सामने जो पीएच होगा वो कहां दिखेगा बताओ, ऊपर दिखेगा। इस कार्बन पे जो Cl नीचे है, यहाँ पर Cl कहां दिखेगा, ऊपर, और पीएच नीचे। ये कार्बन ये वाला कार्बन है, तो यहाँ पर Cl क्या था बताओ, नीचे, यहाँ पर Cl ऊपर दिखा, और ये पीएच ऊपर था तो पीएच कहां दिखा बताओ, नीचे। ये कॉर्नर इससे मैच करता है, आया समझ में। अब हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करेंगे, इस एक्सिस के लॉन्ग मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, कितने डिग्री पर सेम लुक आएगा ध्यान से देखिएगा। ये कॉर्नर अगर यहाँ पर आ जाए, ये कॉर्नर यहाँ पर आ जाए, ये कॉर्नर यहाँ पर आ जाए, तो ये एक्जैक्टली ये वाला लुक प्राप्त हो जाएगा आपको। और इस कॉर्नर को यहाँ पे लाने के लिए हमें, इस कॉर्नर को यहाँ पे लाने के लिए हमें 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। कितना रोटेट करना पड़ेगा, हमने 90 डिग्री रोटेट किया तो एक्जैक्टली ये दोनों ऑब्जेक्ट को रोटेशन के बाद जो प्राप्त हुआ, आपस में सेम प्राप्त हुआ, इसलिए इस कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और यहाँ पर जो n की वैल्यू डिसाइड होगी वो क्या होगी, वो क्या डिसाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 4। तो कोई पूछे इसमें Sn की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे इसमें Sn की वैल्यू S4 होगी। S4 का मतलब हुआ 4 फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड अल्टरनेटिंग है। आपके एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन जे एडवांस में पूछा जाता है। इसमें S1 S2 है कि S4 है कि S6 है कि S2 है, ये जे के सिलेबस में पूछा जाता है। अब जे के सिलेबस में भी अलग से अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेंशन नहीं, एनसीईआरटी जे की हो या नीट की, दोनों की सेम। बस उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, जहां पर जो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री तीनों ऑप्शन होती है, वही एक्टिव होता है। जिसमें ये तीनों में से एक भी प्रेजेंट हो वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हमारे सिलेबस में है, इसलिए क्वेश्चन पूछ जाता है आपसे। आया समझ में आपको। चलिए अब आपसे पूछा जाए तो बता देना, इसे कहेंगे 4 फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बतानी है तो मॉलिक्यूल के सेंटर से एक्सिस पास करिए, इमेज बनाइए, इमेज को घुमा के ऑब्जेक्ट जैसा बनाइए। अगर किसी एक एंगल पर सेम लुक प्राप्त हो तो उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसे इसका दूसरा नाम होता है, इट इज आल्सो नोन एज रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ बताइए, जल्दी बताइए, डाउट फास्ट। क्या आप कहीं से बना के बना सकते हैं, मेरा इमेज किसी डायरेक्शन में बन जाना चाहिए। मतलब आपने अगर यहाँ से सेंटर से एक्सिस पास किया, इसका जो इमेज बना अगर वो घुमाने पर सेम लुक प्राप्त हो गया, इजी तरीके से सेम लुक आपने बता दिया, तो कहीं और से मिरर इमेज लेने की जरूरत नहीं आपको, आप सबसे इजी डायरेक्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है इस कंपाउंड में एसएन की वैल्यू क्या होगी, डिसाइड कर लेंगे आप लोग, एसएन की वैल्यू ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, आप इसके सेंटर से क्या पास करेंगे याद रखिएगा, इसके सेंटर से एक्सिस पास करेंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। आ गया समझ में आपको। तो इसमें एसएन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, S6। इसमें क्या हो जाएगा, S6। अब समझ में आ गया आपको, बोलो क्या हो जाएगा, S6। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लिखने से हम बच रहे हैं, हम जल्दी कर लेंगे, 3 लेक्चर का काम 1 लेक्चर में कर लेंगे। व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम पहले क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद रोटेट करते हैं, या रोटेट करके रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें हम खाली रोटेट करेंगे, मॉलिक्यूल के सेंटर से आप एक्सिस पास करिए। अब वो मॉलिक्यूल का सेंटर, मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर एक्सिस भी बना सकते हैं और मॉलिक्यूल के प्लेन में भी बना सकते हैं, और उस एक्सिस के लॉन्ग मॉलिक्यूल को घुमाइए। अगर आपको घुमाने पर किसी भी एंगल पर सेम लुक प्राप्त हो जाती है, समझ में आ गया, तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। 90 डिग्री पर सेम लुक आ जाए, 180 डिग्री पर सेम लुक आ जाए, या तो आपको 60 डिग्री पर सेम लुक आ जाए, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगभग 99.9% मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक क्रिस्टल छोड़ करके, क्योंकि 360 डिग्री घुमाने पर हर मॉलिक्यूल लगभग क्या हो जाता है, लगभग एक जैसा हो जाता है। बोलो, तो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर से आप एक्सिस पास करो। ठीक है, सेंटर से एक्सिस पास करने के बाद मॉलिक्यूल को रोटेट करना। ठीक है, जितने एंगल पर सेम लुक, अगर मान लो 360 से पहले, C1 तो सब में होता है, 360 से पहले किसी पर भी अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेम लुक प्राप्त हो जाए तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। आप मुझे बताएं, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है।
ये से आप मान के चलेंगे स्क्वायर है, तब सेम है ना। ये साइक्लोब्यूटेन का ये सेंटर से हमने एक्सिस पास किया। अब मुझे बताइए कितने एंगल पर सेम लुक प्राप्त होगा यहाँ पर? 90 डिग्री पर सेम लुक प्राप्त होगा ना। तो इसमें इस एक्सिस के लॉन्ग, मतलब जो साइक्लोब्यूटेन का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस, ये आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको मॉलिक्यूल को बना दें, ये मॉलिक्यूल ऐसा है तो इसमें ये वाली एक्सिस अगर एक्स एक्सिस है तो इस एक्सिस के लॉन्ग इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? ये प्रेजेंट है। अब इसमें Cn की वैल्यू क्या होगी? n निकालने का वही फार्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब थीटा इज द एंगल एट व्हिच वी गेट द सेम लुक। हमें कितने एंगल पर सेम लुक प्राप्त हुआ बेटा? 90 डिग्री पे, तो लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, तो यहाँ पर Cn की वैल्यू क्या आ जाएगी? C4। इसमें 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। क्या बोलेंगे इसमें बताओ? दिस मॉलिक्यूल है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बाई एक्स एक्सिस C4। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में अगर ये मॉलिक्यूल हम ऐसे रख रहे हैं, हमने एक्सिस यहाँ से पास किया, हमने एक्सिस यहाँ से पास किया, यहाँ से बीच से, इमेजिन ही तो करना हमें क्या है कि बॉन्ड के बीचों बीच से एक्सिस पास करना, और हमेशा हम एक्सिस के लॉन्ग मॉलिक्यूल को घुमाएंगे। यहाँ से अगर हम घुमाएं तो कितने डिग्री पे सेम लुक प्राप्त होगा बताओ? 180 डिग्री पे सेम लुक प्राप्त होगा। इसमें इस y एक्सिस के लॉन्ग भी इसमें पाया जाएगा, प्रेजेंट है, और इसमें Cn की वैल्यू क्या होगी बताओ? यहाँ पर C2 होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सीधा सीधा। अब थीटा अगर आपको नहीं डिवाइड करना चाहते तो किसी भी मॉलिक्यूल को घुमाइए पूरे 360 डिग्री, जितनी बार सेम लुक आएगा वो n की वैल्यू हो जाएगी, जितनी बार 360 तक जाना है आपको, ठीक है। तो एक बार आपने जब इसको रोटेट किया, ये कॉर्नर है आपके सामने, है ना, ये रोटेट किया, ये कॉर्नर, ये वाला 90 डिग्री पे दूसरा कॉर्नर सेम लुक आएगा, फिर अगले 90 डिग्री पे अगला कॉर्नर सेम लुक आएगा, फिर नेक्स्ट 90 डिग्री पे अगला सेम लुक आएगा, वापस 360 पे सेम लुक आ जाएगा। इसमें कितनी बार सेम लुक आया बताओ? 4 बार। तो C4 है ड्यू टू दिस एक्सिस। अच्छा, C2 है ड्यू टू इस एक्सिस के लॉन्ग क्या है बताओ? C2। यार आया समझ में आपको? तो कोई पूछे साइक्लोब्यूटेन में कौन सी Cn है ना, Cn इन साइक्लोब्यूटेन। तो Cn इन साइक्लोब्यूटेन अगर एक्सिस नहीं मॉडिफाइड किया है, स्ट्रक्चर नहीं बना के दिया है, तो आप बोलेंगे कि साइक्लोब्यूटेन में C4 भी है और C2 भी है। कोई आपसे पूछे इसकी मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है? तो किसी भी कंपाउंड की मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होती है जिसमें n की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। n की वैल्यू जो ज्यादा होती है वो उस कंपाउंड की मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो साइक्लोब्यूटेन की मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या बोलेंगे बताओ? C4। बात क्लियर हो गई? आपको इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। क्वेश्चन नहीं है क्या? क्वेश्चन भी लिखा था मैंने। क्वेश्चन लिखा था मैंने, ये आगे आपको बताना है इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपका होमवर्क है। करके लाएंगे आप। आपको कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल के सेंटर से एक्सिस पास करना, इसको घुमाना उस सेंटर से, जितनी बार सेम लुक है। अच्छा, ये एक्सिस कहीं से भी पास कर सकते हैं आप, ये मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से आप चेक कर सकते हैं। आप इसके मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर एक्सिस से भी पास करते हैं और मॉलिक्यूल के प्लेन में भी पास कर सकते हैं आप इसे, पक्का। जहां भी पलटने पर सेम लुक है समझ जाना वहां पर C2 है, जहां बोले पलटने पर सेम लुक नजर आए तो समझ जाना वहां पर क्या है बताओ? C2 है। याद रखना, ट्राई करेंगे आप लोग। मैं बता दूं क्या इसका आंसर? यही पे कर लें। चलो बताओ इसमें क्या होगा? इसमें एक तो होगा C3 और एक होगा C2। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा? ओके। इसमें क्या होगा? 5 अगर कॉर्नर होंगे तो 5 बार सेम लुक आएगा। क्या नाम होगा इसका बताओ? C5 और क्या होगा? C2। बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे कहते हैं बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन, इसमें क्या होगा बताओ? C6 और क्या होगा? C2। पलटने पर सेम लुक प्राप्त होगा। बेंजीन को अगर हम पलटेंगे तो एक्जेक्टली सेम लुक प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है क्लियर सबको? इसमें हम बात करें बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। केकुले स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। केकुले नामक साइंटिस्ट ने बोला था बेंजीन ऐसा होगा, बाद में चेंज किया उन्होंने, है ना, लेकिन पहली बार यही बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें बताएं जल्दी से क्या होगा इसमें? इसमें C3 और C2 होगा। हम स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड को काउंट करके मानना पड़ेगा। C3 मतलब ये बेंजीन घूम नहीं रहा है, केकुले ने कहा था घूमता नहीं, फिक्स है। तो हम केकुले के स्ट्रक्चर को मान के चलेंगे तो क्या होगा बताओ? कोई पूछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन तो C3। अब सिर्फ बेंजीन बोले तो ये मानेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोले तो इसी को मानेंगे, सिर्फ बेंजीन बोले तो इसी को बोलेंगे, कोई केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बोले तो इसको मानेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बोले तो इसको मानेंगे। फिजिक्स नहीं समझना बेटा? देखो 6 कार्बन सेम है आपस में, यहां से खड़े हो जाओ, यहां से। यार कुछ तो गड़बड़ है। चलो यहां से खड़े हो जाओ, यहां से। सारे डिलीट हो गए। ओके, कुछ तो है, इसलिए कहते हैं चाइना की गारंटी नहीं। अच्छा, ये क्या है? इसमें बता दिया आपने C3 C2, इसमें C5 C2, इसमें देखो यहां से बेटा खड़े हो, देखो यहां से, और ये मॉलिक्यूल का सेंटर है यहां से, और इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो कितने डिग्री पे सेम लुक आएगा बताओ? ये वाला लुक है, ये यहां पर, ये कॉर्नर यहां पर आएगा तो सेम लुक आएगा ना। तो कितने डिग्री पे सेम लुक है? 60। तो 360 डिवाइडेड बाय 60 6 आ जाएगा, या इसमें 6 बार आएगा। ये पहली बार यहां पर आएगा सेम लुक, पहली बार यहां पर सेम लुक, दूसरी बार यहां पर सेम लुक, तीसरी बार यहां पर सेम लुक, चौथी बार यहां पर, पांचवी बार, छठी बार यहां पर सेम लुक आ जाएगा। इसमें हो जाएगा C6। ये किसको डाउट था? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बेटा? हो गया क्लियर ना? इसमें क्या आ जाएगा बताओ? इसमें C3, अरे क्या मैं लिख दिया, C6 एंड C2। इसकी मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? C6। इसकी मेन क्या है? C5। इसकी मेन क्या है बताओ? ओके, मेन। इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ? इसमें बताओ C3 और क्या है बताओ? C3 के साथ C2। पलटने पर सेम लुक आएगा इसमें, एक्जेक्टली पलट दो सेम लुक है। इसमें BCl2 में बताओ, बताओ इसमें C इनफाइनाइट प्लस C2। इस पेन को रोटेट करो आप, कितनी बार सेम लुक आएगा बताओ? 360 डिग्री रोटेट करो, हर बार सेम लुक आएगा ना बताओ? एक्सिस कहां से पास करना? अब समझ में आ गया, पकड़ लो। एक्सिस कहां से पास करना? ये पेन के अलोंग एक्सिस आपको पास करना, इसे रोटेट करना। कितनी बार सेम लुक आ रहा है? इनफाइनाइट बार। इसमें C इनफाइनाइट प्लस, लीनियर स्ट्रक्चर में हमेशा C इनफाइनाइट होता है और प्लस क्या होता है? C2 होता है, पक्का। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर मैं लिखूं यहां पर बेरिलियम के साथ इधर Cl इधर Br लिख दूं, अब इसमें बताओ क्या होगा? बोलो। C इनफाइनाइट तो होगा ऐसे रोटेट करने पर, और अगर इसको ऐसे पलटें तो क्या हो जाएगा बताओ? C2 तो सेम लुक नहीं आएगा, तो C2 नहीं होगा। अच्छा, आपको बता दूं C1 हर मॉलिक्यूल्स में होता है, इसलिए C1 को हम काउंट है, जैसे इसमें C3 C2 C1 भी है, इसमें क्योंकि 360 डिग्री पर सेम लुक हर जगह मिलता है। 360 डिवाइड पर हर जगह क्या मिलता है बताओ? सेम लुक मिल जाता है। तो ये C1 लगभग हर जगह होता है, हम C1 को काउंट नहीं करते, हम तब काउंट करते हैं जब n की वैल्यू 1 से क्या हो बताओ? ज्यादा। चलो ठीक है, यहां पर बताएं C इनफाइनाइट C2, यहां पर बता दें, बोलो क्या होगा? C3 और C2 ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो उसको पलटने पर भी सेम लुक प्राप्त हो जाएगा। पेन दे देना मुझे, तीनों तीनों, एक और दे दो जल्दी से। ये देखो
कहाँ से एक बार पढ़ो, बार-बार जल्दी में मत करो। किसी भी टीचर को किसी भी सब्जेक्ट में जल्दी मत करना, नहीं तो फिर अगली साल तैयारी करनी पड़ जाएगी। याद रखना। और तब तक घर वाले जवाब दे देंगे, याद रखना है। ये रहा, ये 3 बार सेम लुक आएगा ना इसमें, तो C3 और इसमें पलटने पर भी सेम लुक आएगा। ये इसको भी पलट दें, तो भी सेम लुक आएगा। समझ में आ गया? तो इसमें क्या है बताओ? ये C3 प्लस CCl4 बताओ। चलो ये करके आना, करके आओगे आप लोग? घर से करके आना, टेस्ट बता दूँ? बता दो जल्दी CCl4 में। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना था आप लोग को? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो Cl है, इस Cl एटम को छेदते हुए, Cl एटम को पेनिट्रेट करते हुए, इस बॉन्ड को पेनिट्रेट करते हुए, ये कार्बन को पेनिट्रेट करते हुए एक्सिस आपको बनानी है और इसको इस मॉडल को घुमाने। कितनी बार सेम लुक आएगा बताओ? एक बार ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला। कितनी बार सेम लुक आएगा? 3 बार। तो एक होगा C3 और एक इसमें C2 भी होता है। C3 प्लस C2। C2 आप ढूंढना, C3 मैंने बता दिया। मैंने बोला आप ढूंढना। मैंने आपसे क्या बोला? आप ढूंढना, ये आपका काम। नहीं आएगा तो मैं दिखा दूंगा, पर एक बार ढूंढ के देखो, ट्राई तो करो। ट्राई तो करो, दिमाग भी तो डेवलप होने दो थोड़ा, कि बस रट के डॉक्टर बनोगे ना। अच्छा एक हिंट बता दूं, C2 जो होता है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, 2 V होते हैं, 2 V एक दूसरे के पीछे से जुड़े होते हैं और वो भी परपेंडिकुलर जुड़े होते हैं, पता है ना आपको? तो 2 V एक दूसरे के परपेंडिकुलर पीछे से जुड़े होते हैं। इनको पलट दें तो सेम लुक आएगा। 180 डिग्री पलट देंगे तो भी सेम लुक आएगा। बोलो, पूछ ही लिया आपने ना। चलो अच्छा पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होगा जल्दी से बताओ। पिरामिड, ये अमोनिया का पिरामिड स्ट्रक्चर, ये लोन क्या? नाइट्रोजन का लोन क्या? जल्दी से बताओ। 1 2 3 पक्का? C3 ये पक्का, इसमें सिर्फ C3 होता है। व्हाट इज H2? वाटर। ये होगा एक लोन का इधर, एक लोन का ऐसे होता है H2। बताओ क्या है इसमें? बोलो, पलटने पर सेम लुक प्राप्त होगा। H2। CO2 बताओ क्या होगा? C इनफाइनाइट, पक्का जी। C इनफाइनाइट प्लस C2, CH2 C इनफाइनाइट प्लस C2। 12 एक दर्जन तो हो जाए। SO2 ओनली C2 क्योंकि SO2 बेंड होता है। हो गया, एक लोन पर होता है सेट। 4 बॉन्ड तो बन गए। हाँ, ये बेंजीन के सामने यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, इस बेंजीन को घुमाओ यहाँ से। ये वाला पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है तुम्हारे नजरों के सामने। ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड जब आएगा तो एक होगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड आएगा तो दूसरा होगा, यही वापस आएगा तो तीसरी बार होगा। या ये इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, या देखना ये एंगल कितना 120 डिग्री है ना, पक्का। तो 120 मतलब 360 डिवाइडेड बाय 120 3 आ जाएगा, तो C3 लिखेंगे, पक्का। दैट्स ऑल। ये आ गया समझ में बेटा? तो चलो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हमने पढ़ लिया। लिखने का फायदा तो हुआ यार। एक्चुअली क्या होता है अगर इसको मैं पढ़ाता तो इसी को बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एसिमेट्रिक, डिसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स? ओके ये नहीं लिखा हूं, ये भी पूछा जा सकता है हमसे, तो आपको पता होना चाहिए टर्म्स। थोड़े तो मुझे लिखने के लिए छोड़ दें यहाँ पे है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपने ढूंढा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिला, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दो नहीं मिले तो एक ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिला, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है एसिमेट्रिक। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बेटा? एसिमेट्रिक, पक्का। तो दोस मॉलिक्यूल व्हिच हैव नाइदर p-Vs nor c-Vs nor a-Vs nor a-Vs are known as क्या? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल? अभी तक आप डिसिमेट्रिक को ही एसिमेट्रिक बोलते थे। यहाँ पर देखो, किसी मॉलिक्यूल में ढूंढा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, 3 ना मिले और चौथी प्रेजेंट हो। ये 3 ना हो और चौथी क्या हो बताओ? प्रेजेंट हो, AOS प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे हम डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। समझ गए? बस। तो दोस मॉलिक्यूल व्हिच हैव नाइदर p-Vs nor c-Vs nor a-Vs but have a-Vs are known as डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। मतलब डिसिमेट्रिक में p-Vs c-Vs, ओके। व्हाट इज सिमेट्रिक मॉलिक्यूल? सिमेट्रिक जिसमें या तो p-Vs हो जाए, p-Vs हो जाए, या c-Vs हो जाए, या a-Vs हो जाए, या इनमें से कोई दो हो जाए, या सभी हो जाए, तो उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे बताओ? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों ही ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव। ये दोनों ही ऑप्टिकली क्या होते हैं? एक्टिव। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव। ये पीपीएल को रोटेट करते हैं, ये पीपीएल को रोटेट नहीं करता, इनको सिमेट्रिक कहते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, डू नॉट रोटेट पीपीएल इन एनी अदर डायरेक्शन। मतलब आपको पीपीएल वही रोटेट करेगा जिसमें p-Vs c-Vs और a-Vs ना हो, बाकी a-Vs हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a-Vs रहने न रहने से ऑप्टिकल एक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपाउंड्स। हां बोलो। इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स, एसिमेट्रिक एग्जांपल क्या चीज? डिसिमेट्रिक का, जिसमें p-Vs c-Vs ना हो। अभी आ रहा है, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे। आपने देखा होगा कि आपने पीछे जो सिमेट्री चेक किया था ना, जहां पे p-Vs c-Vs नहीं होगा, जहां भी p-Vs c-Vs नहीं होगा उसमें a-Vs नहीं होगा, वो सभी डिसिमेट्रिक होते हैं। आपको सिर्फ क्या चेक करना है? p-Vs और c-Vs, वो नहीं मिले तो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक, क्योंकि a-Vs भी उसमें नहीं होगा। आपको a-Vs चेक नहीं करना। अगला, नेक्स्ट। अच्छा, जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो जो आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाएंगे उसमें वो सभी डिसिमेट्रिक ही होते हैं। अगला, अगर किसी मॉलिक्यूल को आपने ढूंढा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली, फिर आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ढूंढा, नहीं मिली, तो याद रखना ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिलेगी, और ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये पीपीएल को रोटेट करता है। ये इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा, है ना। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें p-Vs c-Vs और a-Vs नहीं होगा, वो ऑर्गेनिक, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ऑप्टिक आपने पढ़ा ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 4 सवाल बनते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा ना आपने, एक नेमिंग से बनता है, एक जो है उसके आइसोमेरिज्म से बनता है, और एक उसकी बॉन्डिंग से बनता है, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बनता है। ये 4 सवाल आपके नीट के एग्जाम में हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। तो वहां वो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये वाली वहां पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट, अच्छा ऑप्टिकली इनएक्टिव याद रखिएगा, बस याद रखना इनमें से कुछ भी पाइज है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो या तो p-Vs पाइज है, या c-Vs पाइज है, या a-Vs पाइज है, या एनी अदर, कोई भी एनी टू, या और सब मिल जाए। ये सब ऑप्टिकली क्या होंगे? इनएक्टिव और सिमेट्रिकल। और ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव और क्या होंगे? डिसिमेट्रिक। नेक्स्ट, व्हाट इज काइरल? जितने एक्टिव होते हैं सबको काइरल कहते हैं। सारे एक्टिव को क्या कहते हैं बताओ? काइरल। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऑप्टिकली एक्टिव को क्या कहते हैं? काइरल। और ऑप्टिकली इनएक्टिव को क्या कहते हैं? चिरल। लिखा तो चिराल जाता है, पढ़ा चिराल नहीं जाता है ना। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव को काइरल कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव को एकाइरल कहते हैं। नेक्स्ट, अगला, आइडेंटिफाई काइरल मॉलिक्यूल अमंग फाइव। इनमें से काइरल मॉलिक्यूल आपको पहचानने, तो बताइए पहला काइरल है कि नहीं?
अरे रुको, पहला काइडल है, कितने लोग कह रहे हैं यस? हाथ उठाओ पूरा। काइडल मॉलिक्यूल पहचाना, आइडेंटिफाई काइडल मॉलिक्यूल्स। कुछ लोग बोले यस। अच्छा इसको बता रहे हैं, ये काइडल है, यस। ये बताओ, सुन तो लो पहले, आंसर तो ये बताओ, काइडल है? अच्छा कुछ लोग तो कुछ कुछ लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि मामला यहीं गलत हो गया। इसे बोल रहे हैं कि मूड खराब हो गया, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये काइडल नहीं है। किसी में याद रखना, हर हर स्टेथोस्कोप रखने वाला डॉक्टर नहीं होता। हर स्टेथोस्कोप रखता है वो डॉक्टर नहीं कहलाता, समझ में आ गया? तो ये भी बात पे आता है, किसी में काइडल कार्बन हो तो मॉलिक्यूल काइडल होगा जरूरी। मॉलिक्यूल को काइडल होने के लिए उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा, उसे पीपीएल को रोटेट करना पड़ेगा, उसे रोशनी को घुमाना पड़ेगा, समझ में आ गया? तो जो ऑप्टिकली एक्टिव या सन रेज को, या क्या बोलते हैं इसे, पीपीएल को रोटेट करेगा। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बालक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, और ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल एक काइडल होता है। ये काइडल कार्बन होने के बावजूद भी बेचारे एक काइडल मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ओके, इसके बारे में बताओ। ये इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर देखेंगे नहीं, समझ में आ गया? तो ए वेस नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये ऑप्टिकली क्या है बताओ? एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं? काइडल। तो यहाँ पर ये काइडल कार्बन से काइडल हो गया, हो गया। यहाँ पर चेक करें, अच्छा ये डिसिमेट्रिक भी है, कौन सा? हाँ, ये sp3 हाइब्रिडेशन है ना, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट बीच। वैसे तो इसका न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला बना, एक्चुअली हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर? छोड़ो, ये मॉलिक्यूल बताओ, ये पोलर है कि नॉन पोलर? ये पोलर होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग होता है, इट्स पोलर मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली ये जीवन में इस रूप में नहीं रहता, ये जीवन में अपने इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, गॉट्स और स्टैगर्ड 4 रूपों में रहता है, स्क्यू फॉर्म में रहता है। तो इसका जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो नॉन पोलर होता है। बाकी हर फॉर्म इसका जो है क्या होता है? पोलर होता है, इसलिए मॉलिक्यूल पोलर होता है, इस मॉलिक्यूल इज पोलर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप बताते हैं, तो आप यहाँ दिमाग मत लगाओ, यहाँ पर इतना याद रख लो कि अगर कोई, यार अच्छा है तो मेरी राइटिंग से अच्छा है, तो पहले लिखा हुआ यहाँ पर, जब भी कभी ओपन चेन कंपाउंड दिखे और बीच में ओपन चेन ए साइक्लिक, और अगर कार्बन का क्या हुआ यार, जब भी कभी ओपन चेन कंपाउंड दिखे और बीच वाले कार्बन कार्बोनेशन sp3 दिखे, तो वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना ही नहीं भाई, आगे बढ़ जाना, दिमाग नहीं लगाना, काम आपका हो जाए। अच्छा यहाँ पर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, और ये मॉलिक्यूल जो है आपका काइडल भी होगा, एक काइडल, सॉरी एक काइडल। अच्छा ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल आपका डिसिमेट्रिक होगा, डिसिमेट्रिक काइडल होगा। कोई पूछे डिसिमेट्रिक कौन है, तो ये डिसिमेट्रिक भी है, काइडल भी है। आगे एग्जांपल बेटा आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर बताओ, इसमें ये काइडल कार्बन है, लेकिन बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, पक्का? काइडल कार्बन प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है ना, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, काइडल कार्बन भी है, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। इसी को एक काइडल भी कहेंगे, इसी को सिमेट्री। कुछ बच्चे नॉन स्टॉप बात करें, क्या बता रहे हो? अच्छा जब आप बात करते हैं तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ आवाज, ताकि आपकी आवाज दब जाए, और आप अपनी आवाज और तेज कर देते हैं कि मेरी आवाज कैसे दब सकती है, पड़ोसी को हमें समझाना है। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर पाई जा रही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये आपका एक काइडल मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, नहीं है ना दोनों। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये दुनिया में ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये डिसिमेट्रिक भी होगा, और इसी को हम काइडल मॉलिक्यूल भी कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? तो यहाँ काइडल कार्बन होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल काइडल नहीं हुआ, ये काइडल कार्बन है। यहाँ पर चेक करें, सेम चीज आ गया, तो सेम हो गया। अच्छा यहाँ पर हम अगर मिथाइल कर दें, यहाँ इथाइल कर दे, चेंज कर देते, हमें चेंज करना था उसमें भूल गए थे। यहाँ पर हमने Cl, यहाँ पर Br कर दिया। अब आप तो बता दो, इसमें ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और काइडल होगा, और डिसिमेट्रिक भी कह सकते हैं आप इसे। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होंगे? काइडल। यहाँ पर बताएं, एक काइडल। क्यों? क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, डिसिमेट्रिक होगा, ये मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होगा, और ये काइडल होगा। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें काइडल कार्बन नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल काइडल मॉलिक्यूल कहलाता है। आपको मैंने बताया था, अरे सुन तो, मैंने आपको बताया था कि जब इवन कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड बीच में होते हैं तो किनारे वाले ग्रुप परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। मैंने शायद बताया था आपको, बता दिया है, और इसी में लेट हुआ था, इसी में आपने बड़ा नाराज थे कि कोर्स बहुत पीछे चल रहा है ना, ठीक है। इसमें बताएं प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, समझ में आ गया? देखो यहाँ सुन तो लो, जब सुनो मेरी बात, जब सभी एटम या ग्रुप सेम प्लेन में होते हैं तो वहां स्लाइस कट सिमेट्री होती है, और जब बीच में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं तो जो किनारे वाले ग्रुप हमेशा सेम प्लेन में आ जाते हैं। आया समझ में? तो यहाँ हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये हाइड्रोजन है। ये 8 एटम सेम प्लेन में है, आप चेक कर लेना। ये वर्टिकल है, ये बॉन्ड हॉरिजॉन्टल है, ये बॉन्ड वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ग्रुप वर्टिकल। तो ये सब सेम प्लेन में, जब सब लोग सेम प्लेन में हो तो उनको स्लाइस कट सिमेट्री हमेशा पाई जाती है। ये प्लेनर सिस्टम ऑलवेज हैव स्लाइस कट सिमेट्री, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, ये सिमेट्रिकल होगा, याद रखेगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दुनिया में ये एक काइडल नाम से जाना जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल के अंदर काइडल कार्बन नहीं था, फिर भी मॉलिक्यूल को हमने काइडल मॉलिक्यूल कहा, और इस मॉलिक्यूल में काइडल कार्बन होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल को हमने एक काइडल कहा। अर्थात मॉलिक्यूल के काइडल होने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर काइडल कार्बन होना कंपलसरी नहीं हो सकता है। कोई मॉलिक्यूल काइडल कार्बन होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल एक काइडल हो जाए, और कोई मॉलिक्यूल में काइडल कार्बन न हो और वो मॉलिक्यूल काइडल हो जाए। देयर इज, पिछले लेक्चर में कहां था? पक्का नोट्स में लिखा आपके? नोट्स में लिखा आपने? तो बैठिए, तब नोट्स नहीं बनाया तब बताइए। अच्छा मेरी बात सुनो, जब कभी
बैठिए, मैं समझ गया। इसलिए कहता हूँ लाइब्रेरी में कम पढ़ा करें आप लोग, यहाँ पर बैठ के पढ़ा करें। ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहा करें, क्योंकि जब आपको मेरी याद आएगी तब हम नहीं मिलेंगे आपसे, तब तक कोर्स खत्म हो जाएगी। आपको मेरे से मुलाकात करने के लिए बाहर मिलेंगे तो घूमते रह जाएंगे, मेरी मुलाकात नहीं होगी। आप कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाए, मुलाकात नहीं हो पाएगी। किसी शहर के डीएम बन जाए, हड़का के बुला लें तो बात अलग है। बाकी तो नॉर्मल कंडीशन में आप बुला नहीं सकते। यहाँ पर आपके पास आईडी कार्ड है, वैलिडिटी है तो मुलाकात हो जाती है। बाहर की मुलाकात पता नहीं आपके नर्सिंग होम में होगी कि आपकी जेल में होगी, कहाँ होगी। वैलिडिटी बस 31 के बाद खत्म। तो क्लास की मुलाकात यहीं पर है, और बाकी तो आजीवन कभी भी फोन कर सकते हैं। इधर देखें, क्योंकि डेली 9 ये है ना, ये जो CS3 होता है, ये लगातार घूमता रहता है। सिंगल बॉन्ड लगातार क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो इनको फिक्स नहीं कर सकते आप। इनको क्या नहीं कर सकते फिक्स। इनको हम एक स्फेरिकल बॉल मान के चलते हैं। मिथाइल को आप एक हैंडबॉल मान सकते हैं, आप इथाइल को बास्केटबॉल मान सकते हैं। मतलब समझ में आ गया। इनको ये नहीं कहेंगे कि ऊपर नीचे है सब। कहीं पर कोई मिथाइल हो तो उसको एक हम क्या मान के चलेंगे, एक बॉल है, समझे, क्योंकि वो लगातार रोटेशन होता रहता है, फिक्स नहीं रहता कौन कहां पर है। तो हम पूरा बॉल मान के काउंट करते हैं, ओवरऑल ग्रुप काउंट करते हैं। ये बात क्लियर होगी ना। अच्छा, इसमें किसी को डाउट है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है किसी को डाउट है क्या? है कोई लाइब्रेरी वाला? हाँ, आपने बताया किसी क्लास में थे आप, पक्का थे। नोट्स दिखाइए, नोट्स लाइए और मेरे पास आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, आप भी आ जाइए। कौन अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो दूसरा पाई बॉन्ड वर्टिकल होता है। इधर से खड़े हो जाइए ताकि इन लोगों को दिखे। ये भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते हैं ना। ये ऐसे होता है, पकड़ लो आप, ये बस इसे पकड़ लो। कभी भी दो डबल बॉन्ड कभी भी बीच में होंगे तो ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होता है, याद रखना। इस पर वाला ये ग्रुप याद, ये जो हॉरिजॉन्टल इस पर ग्रुप वर्टिकल होगा, और हॉरिजॉन्टल पाई बॉन्ड पे ग्रुप क्या वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ पर जो मिथाइल हाइड्रोजन होंगे वो ऐसे होंगे, यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन ऐसे होंगे। ये देखो, एक मिथाइल है तो एक हाइड्रोजन है। वैसे वहां पर जो मिथाइल हाइड्रोजन होंगे वो ऐसे होंगे, एक मिथाइल है तो एक हाइड्रोजन। तो अगर आपने इसको कट किया ये ऐसे, तो बीच से तो आप काट ही नहीं सकते, क्योंकि ये वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल है। और ऐसे भी नहीं काट सकते आप, क्योंकि यहाँ पर ऊपर मिथाइल है तो नीचे हाइड्रोजन है। आप इसे ऐसे भी नहीं काट सकते, क्योंकि ये मिथाइल हाइड्रोजन तो तुम काट लोगे, ये कार्बन भी काट लोगे, ये कार्बन भी काट दो, ये कार्बन पर यहाँ पर इधर मिथाइल हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर से आप यहाँ जाओगे तो इधर पास होगे तो वहां पर भी कोई मिथाइल नहीं मिलेगा। तो नॉन प्लेनर सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई सवाल नहीं है। तो नहीं है दोनों सिमेट्री, तो पक्का ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। आया समझ? आप समझ में आ गया? अभी नहीं आया। तो यही तो मैं लास्ट में भी बताया था। अच्छा, एक और बात, नेक्स्ट, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन का सेम कर दें तो, या यहाँ हमने दोनों हाइड्रोजन सेम कर दिया, तो वो जो क्लोरीन और हाइड्रोजन मिथाइल होगा, यहाँ से काटते हुए अगर हम चले हैं तो ये यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो इवन कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड और टर्मिनल कार्बन का ग्रुप सेम हो जाए तो वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। एक दोनों टर्मिनल पे सेम ग्रुप हो तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक हम यहाँ से काट सकते हैं, एक ऊपर से काट सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, 3 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है बेटा, तो जल्दी से वो हल्की वाला पाई बॉन्ड तो ठीक है, ये ऐसे हम लगाते हैं। अब जब किनारे 3 पाई बॉन्ड होगी तो किनारे वाले बॉन्ड सेम प्लेन में आ जाते हैं, तो किनारे वाले ग्रुप भी सेम प्लेन में आ जाएंगे, और जब भी सेम प्लेन में होंगे तो वहाँ स्लाइस कट सिमेट्री हमेशा पाई जाएगी, चाहे ग्रुप डिफरेंट हो या सेम। अब आ गया समझ में आपको? थैंक यू, जाइए ये पेन ले जाइए, धन्यवाद। ये हो गया, समझ में आ गया? अच्छा, तो क्या काइडल मॉलिक्यूल होने के लिए काइडल कार्बन होना जरूरी है? नहीं। अगर मैं पूछूं कि दिस मॉलिक्यूल है काइडल कार्बन आर नॉट, तो आप बोलेंगे नो। नंबर ऑफ काइडल एटम इन दिस मॉलिक्यूल बोलेंगे 0। मैं पूछूं ये मॉलिक्यूल काइडल है या एक काइडल, तो आप बोलेंगे एक काइडल। इसमें काइडल कार्बन 2 हैं पर ये मॉलिक्यूल एक काइडल है। एक और बात बता दूं लगे हाथ, यहाँ पर मीजो कंपाउंड पेपर में आता क्या? नहीं आता। और मेरे 3 लेक्चर में नुकसान हो गए, तो 3 लेक्चर नुकसान ही होते तो अब तक वो खत्म हो गया था मामला। तो अब 3 लेक्चर के चक्कर में मीजो कंपाउंड इसको कहते हैं, वे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है इसमें काइडल कार्बन हो, कंपल्सरी क्या है याद रखना, इसमें काइडल कार्बन हो, काइडल एटम हो, प्लस आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो और ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इनमें से कुछ भी हो जाए, और Ni2, अरे यार Ni2 और सभी हो, उस मॉलिक्यूल को मीजो मॉलिक्यूल कहा जाता है। मीजो मॉलिक्यूल, और मीजो मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, और इनकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है, जानते हैं क्यों इनकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है? आगे फ्यूचर में आप पढ़ेंगे। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यहाँ पर ये देखो, दो काइडल कार्बन होने के बावजूद इसको बोलेंगे मीजो, इस कंपाउंड का नाम है मीजो टार्टारिक एसिड। और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बेटा, किस कारण से? इसमें एक कार्बन का कॉन्फिगरेशन R होता है, फ्यूचर में बताएंगे, एक कार्बन का कॉन्फिगरेशन S होता है। तो R वाला अगर लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, तो जो S वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आधा पार्ट जो होता है वो लाइट को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है, इसका आधा पार्ट लाइट को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है, और आधा पार्ट लाइट को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है, तो लाइट घूमती ही नहीं। तो मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है इनकी जो है, ये ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन समझ गए आप लोग ना? तो व्हाट इज मीजो कंपाउंड? दोस कंपाउंड व्हिच हैव काइडल कार्बन प्लस आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, और बोथ, या तीनों पाइज है, उसे क्या कहेंगे बताओ? मीजो कंपाउंड। आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड, इसमें कौन मीजो है बताइए आप? फर्स्ट मीजो है कि नहीं है? ये फर्स्ट मीजो है। सेकंड बताओ, ये मीजो नहीं है, नॉन मीजो। ये मीजो है ना? क्यों मीजो है? काइडल कार्बन प्लस सिमेट्री। ये मीजो है कि नहीं है? नहीं है। ये मीजो है? नहीं है, नहीं है मीजो। ये नहीं है, ये नहीं है। ये मीजो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, काइडल कार्बन था, काइडल कार्बन भी तो होना चाहिए, पक्का? तो बस मीजो आपको पहचाना आ गया। अच्छा, मान लिया किसी कंपाउंड में मीजो पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसका फिशर स्ट्रक्चर बना लिया करेंगे। अब मैं लेकर फिशर जो आगे मैं आगे आपको सिखा रहा हूं। नेक्स्ट, कहां तक मामला हो गया? नेक्स्ट, हमने क्या क्या सीख लिया बता दो? ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव मॉलिक्यूल समझ में आ गया? नेक्स्ट, काइडल एकाइडल मॉलिक्यूल समझ जाएंगे आप लोग? नेक्स्ट, कौन सा? ये काइडल कार्बन है बेटा, ये देखो, ये काइडल कार्बन है, राइट साइड ग्रुप अलग, लेफ्ट साइड ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, हाइड्रोजन अलग, ठीक है? नेक्स्ट, जो सवाल आपको आता है वो गलत मत किया करें आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच आर, अच्छा, नॉन सुपर इंपोजिबिलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये क्या है? हेडिंग डालो, आप मत डालो, मैं हेडिंग डालो, आप बैठे रहो बस, है ना?
ये ज्यादा ठीक है ना आपके लिए, ये शॉर्ट फॉर्म एक प्रकार से नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक्चुअली आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में ऑप्टिकल एक्टिविटी की जो पहचानने का तरीका दिया है वो ये दिया है कि ऑल दोज मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। एनसीईआरटी में ऑप्टिकल एक्टिविटी पहचानने का जो तरीका लिखा है वो लिखा है कि ऑल दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं आपको बता दूं। नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी जैसे कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, फिर कोई भी स्ट्रक्चर दिया है, जैसे ये OH है, यहाँ पर CHO है, ये CS2H है, आपको चेक करना है ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल। सामने आप एक मिरर इमेज इसका बनाया, मिरर रखे इमेज बनाया, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, पक्का कोई डाउट है ना? अच्छा, ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, पक्का? कैसे किया आपने? इसे उठा के रख दिया, पक्का? अच्छा ये बता दो, ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल इसके बाद? ये क्यों? क्योंकि इसका एक मिरर मिरर इसका मिरर के सामने जो स्ट्रक्चर येलो कलर का है, तो जो इमेज है वो ग्रीन कलर का है, इसलिए ये मिरर सुपर इम्पोजेबल है। ऐसा नहीं है? ये सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? कितने लग रहे हैं सुपर इम्पोजेबल? हाथ उठाएं। अच्छा, जो लोग सुपर इम्पोजेबल कर रहे हैं ना वो टिक लगा रहे हैं कि आप बताओ, मिरर इमेज तो बना ही नहीं था, अब ये सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन? बोलो। तो याद रखना, डायरेक्ट उठा के इस पे नहीं रखना। हाँ ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो पहले मॉलिक्यूल बनाओ, मिरर इमेज बना लिया, ये मिरर इमेज है, इट्स मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल कि नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसके लिए आपको ये जो ऑब्जेक्ट है या मिरर इमेज, या ऑब्जेक्ट कोई 180 डिग्री घुमाए, परंतु घुमाने के दो तरीके, एक अलमारी का लॉकर जो होता है या जो हैंडल घुमाते हैं वैसे घुमाएंगे, जैसे मेरे को घुमाने के दो तरीके, वैसे घुमाना, ये भी 180 डिग्री रोटेशन हुआ, लेकिन इसमें हेड ऊपर या टेल क्या है, टेल क्या है, पैर नीचे। हाँ हेलो, जल्दी से बेटा, बहुत समय लग रहा है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपने सुपर इम्पोजेबल की नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल को हमें 180 रोटेट करना, ठीक है? 180 डिग्री इसको रोटेट करने के बाद जो बनेगा वो बना लो। जैसे इसको रोटेट करेंगे तो ये CS2H कहां चला जाएगा ऊपर, CHO कहां जाएगा नीचे, इसका राइट वाला OH आ जाएगा लेफ्ट, और ये H आ जाएगा। इसको उठा के बैठाएगा, एक्जेक्टली बैठ जाए तो सुपर इम्पोजेबल, ना बैठे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल। बैठाओगे तो ये CS2H और CHO एक तरफ आएंगे, ये नहीं बैठेंगे, तो ये मिरर इमेज कहलाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और याद रखना, जो भी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उस मॉलिक्यूल को हम डिसिमेट्रिक कहते हैं, वो मॉलिक्यूल काइडल कहलाता है। ये तीनों कैरेक्टर अपने आप आ जाते हैं, ठीक है? ऐसे यहाँ पर भी अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएं, ये ऑब्जेक्ट, बस फर्क क्या होता है याद रखना, फर्क क्या होता है, ये इसमें अगर जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो जो मिरर इमेज होता है ये क्या होता है, लीवो रोटेटरी, पक्का? ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाने लगते हैं, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। इनेंशियो मतलब अपोजिट रूप होते हैं, एक डेक्स्ट्रो होता है तो ये क्या होता है बताओ, लीवो। या सीधा सीधा जो भी कंपाउंड अपने मिरर इमेज में नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव। और या किसी भी कंपाउंड का जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है वो भी एक्टिव होता है, कंपाउंड भी एक्टिव होता है, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, जो आइसोमेरिज्म है, वो इनेंशियोमर्स कहा जाता है, जो कि आगे हम इस पे एक बार चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा इसमें बताइए आपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? ये सुपर, जब इसको 180 डिग्री आप घुमा दोगे तो इसके जो दोनों OH हैं वो राइट से लेफ्ट आ जाएंगे, और फिर ये अपने, याद रखिएगा, ये अपने मिरर इमेज पे क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल। वही इनेंशियोमर होंगे जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। आगे बता रहा हूं, जो मिरर इमेज नहीं होते, इमेज ही ना हो एक दूसरे के। अभी आगे बताऊंगा, सब सारे सारे लिखाऊंगा, मेरे मुंह से निकल गया, इसको भी इग्नोर करें, ठीक है? यहाँ पे ये हम मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़े, ऐसे घुमा देंगे 180 डिग्री। कहां पे? पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा देना आपको, ऐसे नहीं घुमाना, ठीक है? जैसे हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये जो ऊपर का पार्ट है ऊपर ही रहेगा, नीचे का पार्ट नीचे। हमें इसको ऐसे घुमाना है, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाए, लेफ्ट वाला पार्ट क्या आ जाए, राइट आ जाए, राइट वाला पार्ट लेफ्ट हो जाए। इसको पलटना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ? पलटना, पलट। और आपको पूरा रोटेट करना, जैसे मेरे को पकड़ के इसको एकदम उल्टा घुमा देना, पैर ऊपर हो और मुंडी नीचे हो, है ना? दाहिना हाथ इधर हो जाए, लेफ्ट हैंड उधर। ओके, पूरे से ट्राई करेंगे। अच्छा, इसको उठा के इस पे बैठाइए, बैठा कि नहीं बैठा? अच्छा, कुछ बच्चे बाहर डाउट पूछे थे, एक बैच के बच्चे, पता नहीं आप पूछेंगे नहीं पूछेंगे, वो बेटा कहां से मिरर इमेज कहां है? जब आप COOH इसका मिरर इमेज बनाओगे तो HOO ऐसा बनेगा ना, ये याद रखना प्लीज। ऐसे डाउट को ना पूछे ना प्लीज, ऐसे डाउट को ना पूछे। मतलब Cl का जो मिरर इमेज है वो कैसा बनना चाहिए, LC बनना चाहिए ना। तो प्लीज, मतलब ये डाउट एक बच्चे ने पूछा है मुझसे, याद रखना। तो डॉक्टर ऐसे भी बनने वाले हैं आपके साथ में, याद रखिएगा। तो ये इसको उठा के इस पर बैठाएंगे, ये बैठ जाएगा ना, जिसे कहेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और अगर इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है तो ये कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये कहलाएगा सिमेट्रिक। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। और यही कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक आइडल। वैसे घुमाने की जरूरत नहीं, जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, सिमेट्री होगी, वो हमेशा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। जिसमें सिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो ऑलवेज सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। इनएक्टिव वाले क्या होंगे बताओ? सुपर इम्पोजेबल। और एक्टिव वाले क्या बनाते हैं? नो। तो आप मुझे बताओ, ये अपने मिरर इमेज पे आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, अभी हमने किया था। बताओ ये क्या है बताओ? इसका जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा, और इसका जो मिरर इमेज होगा ये बना लेना, ये कहलाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इसे बना लोगे या छोड़ दोगे? आप बना लोगे ना आप लोग? नेक्स्ट, अब देखो ऐसे इसमें भी बताएं, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो याद रखिएगा, इसका मिरर इमेज कहलाएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इसे कहेंगे काइडल, और इसे कहेंगे डिसिमेट्रिक, जो भी आप लिखना चाहें। समझ में आ गया? तो और इस केस में क्या होगा? इसमें बताओ, इसमें ये भी इसका भी मिरर इमेज क्या हो जाएगा बताओ? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, मिरर इमेज में अगर ऑब्जेक्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस या माइनस होता है, प्लस या डी होता है, तो जो मिरर इमेज होता है लीवो या, और ये ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज जो होते हैं वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाते हैं, जो कि फ्यूचर में बताएंगे इनके बीच रिलेशनशिप क्या है बताओ? ये इनेंशियोमर्स है। क्या है? इनेंशियोमर्स। ये भी आपस में क्या कहलाएंगे बताओ? ये इनेंशियोमर। लेकिन इसका एक मॉलिक्यूल और इसके साथ में पूछा जाए तो मिरर इमेज नहीं होंगे, इनको क्या कहा जाता है? डायस्टेरियोमर, जो कि आगे हम आपको बताने वाले, एक बार चर्चा करेंगे। अब देखो, जिसके अंदर एक कैरेक्टर आ गया, बाकी ये चार अपने आप आ जाए। जिसके अंदर इनमें से एक कैरेक्टर है, बाकी चार अपने आप बोल सकते हैं। अगर पप्पू के अंदर पीएस सीएस नहीं है तो पप्पू के अंदर चारों कैरेक्टर अपने आप आएंगे। पप्पू ऑप्टिकली एक्टिव है तो याद रखिएगा, वो उसको पप्पू को डिसिमेट्रिक पप्पू कह सकते हैं, उसको काइडल पप्पू कह सकते हैं। पप्पू अपने मिरर इमेज में नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। समझ में आ गया? ये सारी कैरेक्टर्स एक दूसरे से लिंक है। आया समझ में आपको? नेक्स्ट,
अब हमें मॉलिक्यूल को जो 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कैसे 3D स्ट्रक्चर को 2D पेपर पे बना के आसानी से पढ़ते हैं, ठीक है। आज वैसे मेरे ख्याल से 1.5 लेक्चर का काम 1 लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। डोंट वरी, हम आपके सिलेबस को टाइमली खत्म करें, नाराज मत हुआ करें आप लोग। कोई भी समस्या हो मुझे बताएं, ओके। वैसे मुझे ज्यादा पढ़ाने का शौक नहीं है, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तो मैं छोड़ भी दूंगा बैच, क्योंकि बहुत पढ़ा चुका हूं, बहुत 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 पढ़ा चुका, बहुत पैसे कमा चुके, मतलब काम भर का हो चुका। अब जीवन में अब रिलैक्स, अभी अभी तो मन करता है कभी रामदेव बाबा के या उसमें आश्रम में जाके महीने 2 महीने बस योगा करें, तो अभी तक। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, वैसे मैं मना कर रहा था लेकिन अब रिक्वेस्ट किया गया इसलिए मैं इस बैच को पढ़ा रहा हूं पहले से ही। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, आपको बोर लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा तुरंत अगले दिन से। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कई तरीके होते हैं। एक होता है वेस्गेस तरीका, एक न्यूमैन होता है, एक सॉहर्स होता है और एक फिशर होता है। जानते हैं आप लोग ना? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है कि ये एक मेथड होता है जिसमें 3D स्ट्रक्चर को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं बताओ? 2D पेपर पे, 2D बोर्ड पे। इसमें हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन चेन जो होता है, कार्बन चेन ये वर्टिकली लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन उस वर्टिकल कार्बन चेन में जो ज्यादा ऑक्सीडेशन वाला किनारा होता है उसको टॉप पे लिखते हैं और जो कम ऑक्सीडेशन वाला किनारा होता है वो कहां लिखा जाता है? वो बॉटम। अच्छा, काइरल कार्बन पर जो ग्रुप होते हैं उसमें वो लेफ्ट और कहां लिखते हैं? राइट। कार्बन चेन को वर्टिकल लिखेंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करते हैं? आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के 2 तरीके होता है। एक चार्ज होता है, चार्ज आपने इनऑर्गेनिक में सीखा है कि प्लस चार्ज अगर कहीं पर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, और अगर माइनस चार्ज कहीं पर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है। ये आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा। कोई आपसे पूछे फेरस और फेरिक में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा तो आप बोलेंगे फेरिक का। ऐसे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बता सकते हैं, परंतु अगर आप चार्ज नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो आप एटम से भी बता सकते हैं कि एटम से भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं पर अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन एटम या मोर ईएन एटम अगर कहीं पर होता है उसके बढ़ने पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, और कहीं पर अगर हाइड्रोजन एटम बढ़ता है, याद रखिएगा, या लेस ईएन अगर एटम बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है। इस बात को याद रखना। तो आपसे पूछा जाए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रम क्या होगा तो बताइए कैसे बताएंगे? अच्छा, इसमें पहले ऑक्सीजन को देखा जाता है। पहले किसको देखते हैं? ऑक्सीजन को। उसके बाद किसको देखते हैं? हाइड्रोजन को। इसमें कितने ऑक्सीजन है? तो इसमें कितना है? 1। इसमें कितना? 1। इसमें 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक कार्बोक्सिलिक का होता है और सबसे कम किसका होता है? CS। इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है? याद रखिएगा, CHO का ज्यादा और CS2OH का कम। या मैं आपसे ऐसे भी कह सकता हूं कि उस किनारे को हम ऊपर रखते हैं जो IUPAC नेम जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, अक्सर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ज्यादा। जानते हैं आप लोग? चलिए, अब जैसे आपसे कोई कहे कि ड्रॉ इनके फिशर स्ट्रक्चर बनाओ, तो फिशर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का आसान तरीका होता है, जानते हैं? हम इनके कार्बन चेन को वर्टिकली लिख देंगे बेटा। ये कार्बन चेन को वर्टिकली लिख दिया। कार्बन चेन को कैसे लिख दिया हमने? वर्टिकल। और उस वर्टिकल में हम किसको टॉप पे रखेंगे? CHO को, और बॉटम पे किसको रखेंगे? CS2OH। यहाँ पर जो ग्रुप होगा लेफ्ट और कहाँ लिखाएंगे? राइट, ठीक है। हमने एक बार OH को राइट कर दिया, फिर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो OH क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ये बन गया, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, किसी कंपाउंड में ढेर सारे हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड और कीटोन हो तो उसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। फिर से सुनो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ढेर सारे OH और एक एल्डिहाइड कीटोन हो, चाहे फ्री कंडीशन में या साइक्लिक कंडीशन में हो, तो उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। 3 कार्बन होता है तो उसको कहते हैं ट्रायोजेस। क्या कहते हैं बताओ? ट्रायोजेस। 4 कार्बन होता है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सेस। ये जो 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, टेस्ट में मीठा होता है क्योंकि ढेर सारे OH ग्रुप होते हैं। OH की वजह से क्यों मीठा होते हैं? क्योंकि जब OH ज्यादा होंगे तो आप जैसे खाएंगे तो आपके जो टंग है, जीभ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाता है, जीभ पे ज्यादा चिपकेगा तो टेस्ट में मीठा ज्यादा दिखता है। इसलिए तो ग्लूकोज मीठा होता है। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रकोप, ठीक है। एल्कोहल ज्यादा जहां तो वहां मीठा ज्यादा लगता है ना। और एक OH होगा तो कड़वा लगेगा, याद रखिएगा। अगर उतना मीठा नहीं लगेगा, याद इधर। अच्छा, किसी मॉलिक्यूल में, जैसे किसी मॉलिक्यूल में एक काइरल कार्बन होता है तो उसमें फिशर स्ट्रक्चर 2 बनते हैं। किसी में 2 काइरल कार्बन होता है तो फिशर स्ट्रक्चर 4 बनते हैं। 3 काइरल कार्बन है तो 8 होते हैं, 4 होते हैं तो 16 होते हैं। तो आप दिखा सकते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ फिशर स्ट्रक्चर इक्वल टू होता है 2 के पावर 4। इसे लीवेल वन हाफ रूल कहते हैं। लीवेल और वन हाफ रूल। यार आपके रूल को नहीं जानना है, आपको सिर्फ आपको फिशर स्ट्रक्चर बताने हैं। आपसे कोई पूछे इसमें कितने फिशर स्ट्रक्चर संभव होंगे तो आप बताइए इसमें कितने फिशर स्ट्रक्चर होंगे? 1 2 3। यहाँ 2 काइरल कार्बन है ना, तो यहाँ पर फिशर स्ट्रक्चर जो होंगे वो 4। इसमें कितने फिशर स्ट्रक्चर संभव होंगे बताओ? 1 2 3 4 4 ही 4 ही है। तो यहाँ पर टोटल फिशर स्ट्रक्चर 2 के पावर 4 16। इसके जो 2 आइसोमर्स होते हैं, एक को बोलते हैं डी ग्लूकोज और एक को बोलते हैं एल ग्लूकोज। एक को बोलते हैं डी मैनोज, एक को बोलते हैं एल मैनोज। एक को बोलते हैं डी गैलेक्टोज, दूसरे को बोलते हैं एल गैलेक्टोज। 6 तो मैंने बता दिया, ये आपके 6 काम के हैं, बाकी आपको आगे बताया जाएगा। मतलब इसके जब फिशर बनाएंगे तो उसी फिशर में से कुछ जन्म लेंगे जिनका नाम होगा डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज, वो सभी से होगा। पक्का? ओके, आगे हम आपसे बात करें इनमें से कौन फिशर स्ट्रक्चर है आपको बताना है। विच आर द फॉलोइंग इज फिशर स्ट्रक्चर? ये फिशर है कि नहीं है बताओ? क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन चेन ये लिखा है, ये फिशर नहीं है। ओके, ये फिशर नहीं है। ये फिशर है कि नहीं है बताओ? ये कार्बन चेन वर्टिकल नहीं, कार्बन चेन हॉरिजॉन्टल। कार्बन चेन शुड बी वर्टिकल, दिस इज नॉट फिशर। ये फिशर है कि नहीं है बताओ? ये कार्बन इस प्रकार से बना हुआ इसलिए ये भी फिशर नहीं है। ये फिशर है कि नहीं है? कार्बन चेन और वर्टिकल, बोलो। कार्बन चेन वर्टिकल है बट इस किनारे को ऊपर होना चाहिए था, इसलिए ये भी फिशर नहीं। आया समझ में आपको? ये फिशर है कि नहीं है बताओ? बोलो। हाँ, ये फिशर है। पक्का? तो ये है आपका, ये फिशर है। फिशर स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 पेंटोज। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं इसी पेंटोज का एक फॉर्म होते हैं। पेंटोज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म जो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे कैसे कोई स्ट्रक्चर अगर फिशर नहीं है तो उसको हम फिशर में कैसे तब्दील करते हैं। जैसे नॉट कोई फिशर नहीं, ये फिशर नहीं है, इस फिशर को फिशर में बनाएं कैसे। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन आरएस, फिर इनेशियोमर, डायस्टेरियोमर, रेसमिक मिक्सचर, एपीमर और एपीमर, एनोमर्स, ये आप जानेंगे। और देन आफ्टर रिजोल्यूशन, छोटे छोटे टर्म्स हैं। आई थिंक 2 क्लास में हमारे इस